नरेंद्र मोदी, ये नाम जितना देश में पॉपुलर है उतना ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। कुछ लोग इन्हें डिक्टेटर कहते हैं। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे और डिक्टेटरशिप आए। और कुछ लोग इनको बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। मोदी हीरो है। और कुछ लोग तो भाई लिटरली इनको भगवान तक मानने लगे। मेरे विचार से राम का अवतार है इनका। इनकी सरकार कैसी रही इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा पीएम मोदी के बारे में। आज तक इन पर जितनी भी ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई। For the first time in the history of independent India, a sitting chief minister, Narendra Modi, has been questioned on the role of his government in mass murders in connection with the post-Godhra riots in Gujarat. और जितने भी एग्रीगेशंस लगे हैं, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, जितनी भी ज्यादा तारीफ हुई, loved one of all around the world. हर एक चीज को ध्यान से देख के, और मैं यहाँ पर अपने ओपिनियन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हॉनेस्टली आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये वीडियो पीएम मोदी पर आज तक का सबसे बड़ा अनबायस वीडियो होने वाला है। चाहे आप पीएम मोदी के सबसे बड़े सपोर्टर है या फिर आप पीएम मोदी के सबसे बड़े क्रिटिक, आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें पता चलेगी। पूरे देश में आग लगने जा रही है। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं? मैंने कॉलेज वाले देखा नहीं है। He is the prime minister who's perhaps been scrutinized the most. He's not given a single press conference. How has he been scrutinized? He is the most popular world leader for a reason. मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। हमको मोदी चाहिए, हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि लोग पीएम मोदी को एज अ पर्सन कैसा देखते हैं। पीएम मोदी की इमेज हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले और ग्राउंड लीडर से जुड़े हुए एक लीडर की तरह बन चुकी है। चाय बेचने से लेकर पीएम की कुर्सी तक की जो कहानी है, लोग इससे बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। इतना ज्यादा रिलेट करते हैं कि 2014 के जो इलेक्शन कैंपेन थे, इसमें चाय पे चर्चा के नाम से यहाँ पर इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिए थे। किसी भी पॉलिटिशियन को देख लो, अगर वो पर्सनल लेवल पर वो अगर करप्शन करता है तो अपनी फैमिली के लिए करता है। चाहे मान लीजिए अगर वो करप्शन ना भी करता हो, चाहे वो सिर्फ एमएलए बन जाए ना, तो वो सबसे पहले अपनी फैमिली को ही सेटल करवाता है। मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, सबके बच्चे कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लेते हैं। और आपको ऐसे पॉलिटिशियन एसपी, बीएसडी, कांग्रेस और यहाँ तक कि भाजपा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के साथ बिल्कुल इससे उल्टा है। आज भी पीएम मोदी का परिवार आज भी वैसे ही नॉर्मल और मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है। कोई मिडिल क्लास से रिटायर्ड हुआ है, कोई दुकान चला जाता है, या तो फिर कोई नॉर्मल सी या पर सरकारी नौकरी कर रहा है। ना ही इनके पास लग्जरी विला बने हुए है, ना ही वो चार्टर प्लेन में घूमते हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब इनके जो को सपोर्टर्स है, उनके जो को सपोर्टर्स है वो ये कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात है, अगर पीएम मोदी पर करप्टेड होते तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को सेट करवाते। सबसे पहले पीएम मोदी का करियर एक आरएसएस की स्वयंसेवक से शुरू हुआ। इसके बाद इमरजेंसी, रथ यात्रा, लाल चौक में तिरंगा, ऐसी बहुत सारी मूवमेंट जो बीजेपी ने करी, उसमें इन्होंने ऐसे नॉर्मल पार्टी वर्कर की तरह ज्वाइन किया। तब ना ही बीजेपी पावर में थी और ना ही यहाँ पर इनको कोई भी मिनिस्टर की कुर्सी मिलने वाली थी। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेके आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो इसमें इतने डिकेड्स का एक्सपीरियंस ग्राउंड पे था, तो इसमें तो उससे पीएम मोदी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल मिल गया, और वो था इनकी स्पीचेस। गुरुद्वारों में जाना, सेवा में समय देना, लंगर पाना, सिख परिवारों के घरों पर रहना, ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इनकी स्पीचेस में आप एक दो बातें जरूर नोटिस करोगे। इनकी स्पीचेस जहां कहीं भी हो, उनकी ऑडियंस के मुताबिक से उनकी जो स्पीचेस होती है उनको रिलेटेबल बनाते हैं।
किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वो यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ तो मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। Do you remember your first ever visit to Tamil Nadu? वैसे करीब 5 दशक से मेरा तमिलनाडु आना जाना रहा। या फिर अलग अलग रिलीजन्स गैदरिंग में, या फिर आप अलग अलग रिलीजन से जुड़ी हुई बातें करते सुन लो गया। न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसके अलावा इनके स्पीचेस में आपको एकदम छोटे वर्ड और एकदम छोटे सेंटेंस आपको दिखाई देंगे, और ये एक ट्रिक खेली जा रही है जो कि दुनिया का हर पॉलिटिशियन खेलता है। डोनाल्ड ट्रंप भी अमेरिका में इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। इसके बाद कोई भी सक्सेसफुल हुआ इंसान किस तरह लोगों के साथ बैठता उठता है, उस तरीके से उसकी इमेज बनती है। अब आप एक बात नोटिस करना, 2008 में जब पद्मा अवार्ड मिलते थे वो किसे मिलते थे? राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, विनोद दुआ, और आज के टाइम में देखिए आपको ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे जिसको आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, जिनका कोई बैकअप भी नहीं है और जो ना ज्यादा फेमस है, जो कि एलिट क्लास से आ रहे हैं, उनको ये अवार्ड मिले। और ये ऐसे लोगों को अवार्ड मिल रहा है जो कि ये अवार्ड लेने के लिए दिल्ली तक आने के उनके पास पैसे नहीं थे। जब भी कभी पहले कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बनती थी, जब जो बिल्डिंग बना रहे थे उन मजदूरों को कोई जानता तक भी नहीं था। लेकिन आज क्या होता है, पीएम मोदी उन मजदूरों के साथ लंच करते हैं, कभी कभी नीचे बैठकर फोटो भी खिंचवा देते हैं। 2019 में पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान पर बात करते हुए बहुत बड़ी बात कही थी। सेलिब्रिटी तो बस बेस्ट बने हुए, जो असली स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं वो तो ये सफाई कर्मचारी है। जब राम मंदिर बना तब ये राम मंदिर बनाने वाले लेबर्स पर यहाँ पीएम मोदी फुल बरसा रहे थे। शायद आप सबको ये देखकर लगा कि यह कोई ज्यादा नोटिसेबल बात नहीं है। जो पीएम मोदी की जो पर्सनल इमेज है वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले और ग्राउंड लीडर से जुड़ी हुई लीडर के तौर पर बन जाती है उनकी इमेज। इससे पीएम मोदी को फायदा भी होता है। पहले की सरकार होती थी अलीड, उनका सारा काम आता था ऑर्डर से, आज से ये चीज बैन, कल से ये रूल और आप सबको ये फॉलो करना है। अभी हम प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये चीज लगती थी बहुत एलिगेटेड। आदमी छूटते ही बोल रहा था कि मैं तो भाई नहीं कर रहा इसको फॉलो। आप किसी भी दिन यहाँ पर ट्राई डे यहाँ पर डिक्लेयर कर दो, बंदा चाहेगा एक दिन पहले और दारू खरीद के लाएगा और कहेगा पीऊंगा तो मैं इसी दिन पीऊंगा। लेकिन पीएम मोदी ने थोड़ा अलग अप्रोच फॉलो कर दिया। देखिए अपने देश का हर एक इंसान है बहुत ज्यादा इमोशनल। किसी भी चीज का इवेंट बना दो, प्यार से यहाँ पर शामिल करके बोल दो, वो बंदा खुद करेगा और 4 और लोगों से करवाएगा। क्योंकि ये अप्रोच एलिटिस्ट नहीं, और ऐसा लगता है कि सरकार पावर में होने के बाद भी आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है। पीएम मोदी ने इसी सेंटिमेंट्स को पकड़ा और बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया। 2016 में गिव कैंपेन चलाया और 1 करोड़ लोगों ने अपने गैस सिलेंडर पर हंसते हंसते यहाँ पर अपनी सब्सिडी को छोड़ दिया। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब ऐसी नौबत आई जब लोग कह रहे थे कि इसका कुछ फायदा तो दिख नहीं रहा, लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, पैसे मिल नहीं रहे, तो आम जनता को तो परेशानी हुई है। अब बहुत ही परेशानी है, जो हाल है उसको झेलना तो पड़ेगा। इसके बावजूद भी लोग लंबी लंबी लाइन में लग रहे थे और पीएम मोदी के जो क्रिटिक्स है उससे लड़ भी रहे थे। और ऐसे एक नहीं, मैं आपको ऐसे हजारों यहाँ पर एग्जाम्पल गिनवा सकता हूँ। कोविड सेंटिमेंट टाइम पर यहाँ पर लोगों ने छत पे जाकर ताली बजाई और लोगों ने दिए तक भी जलाए। ये वायरस वर्सेस गवर्नमेंट नहीं है, ये लाइफ वर्सेस वायरस की लड़ाई। मैं खुद सारे प्रोटोकॉल पब्लिकली फॉलो करने लगा। फिर मैंने कहा भाई ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन जाकर बड़ी खुशी खुशी लगवा ली। ये भाई कोई बड़ी मजाक की बात नहीं है भाई। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके पूछो कितने लोग कहेंगे कि हमने भाई ये चीजें लगवाई है। और ऐसे ही सप्लीमेंट, सेल्फी विद डॉटर, हर घर तिरंगा, लक्षद्वीप बॉयकॉट, और वो ऐसे ही छोटी छोटी चीजों का इवेंट बनाना इसी ट्रेंड से शुरू हुआ है। पहले ऐसा कुछ हो सकता है सोचना भी मुश्किल था। अगर सोशल मीडिया की भाषा में कहूं तो यहाँ पर पीएम मोदी आज देश के बड़े इन्फ्लुएंसर है और इस बात में कहीं से कहीं तक कोई भी डाउट नहीं है। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ देश को चलाने में नहीं, अपनी टीम बनाने भी काम आता है। एक बार ध्यान से देखो, पीएम मोदी थोड़ी ना देश चला रहे, देश चला रही है उनकी टीम। लेकिन ये टीम बनी कैसे, 2-4 एग्जांपल देता हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। एक आदमी का किस्सा है जिन्होंने 2003 से लेकर 2011 तक यूएन के लिए काम किया। गिनेवा जाने वाले थे लेकिन इन्होंने कहीं से पेपर लीक कर दिए।
गुजरात गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इनका मैल्यूट्रिशन में बहुत कम नंबर आता है। उस वक्त मोदी जी गुजरात के सीएम थे और इस आदमी का नाम था प्रशांत किशोर। जनरली सीएम लोग यहाँ पर अपने स्टेट की बुराई करने वाले क्रिटिसिज्म पर ही अटैक करवा देते हैं और ये भी हो सकता है कि वो उसको जेल में ही डलवा दे, लेकिन पीएम मोदी ने ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी ने सीधा इनको जॉब ऑफर कर दिया। पीएम मोदी ने इनको कहा कि आ जाओ गुजरात, मेल न्यूट्रिशन में काम करके दिखा दो। इसके बाद 2014 तक प्रशांत किशोर ने पर्सनली पीएम मोदी के साथ काम किया। 2014 की इलेक्शन स्ट्रेटेजी में भी ये शामिल रहे थे। एक और बात, आईआईटी कानपुर से यहाँ पर ये इंजीनियरिंग करके आए थे और रोहतन से यहाँ पर ये एमबीए करके भी आए। और आजकल जो यहाँ पर रेलवे में जो अनाउंसमेंट होता है उसका सिस्टम भी इन्होंने ही डिजाइन किया है। इनको आईएएस की जॉब दिलाकर पीएम मोदी ने इनको रेल मिनिस्टर बना दिया। पहली बार साउंड को मल्टीमीडिया डेटाबेस के अंदर डाला था। ये जो रेलवे का अनाउंसमेंट सिस्टम है तब आईआईटी कानपुर से मेरे प्रोजेक्ट का बाय प्रोडक्ट था। इसके अलावा भारत के लिए फॉरेन सर्विस में चुपचाप काम करने वाले एस जयशंकर को भी जो कि टाटा सन्स के लिए 2019 में काम कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर फोन गया और पीएम मोदी से इनको सीधा फॉरेन मिनिस्टर बनने का डायरेक्टली ऑफर किया। क्या कहा आपसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मिलने के लिए बुलाया? कहा कि he had thought about my joining the team। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। पीएम मोदी की टीम में अजीत डोवाल से लेकर यहाँ पर नितिन गडकरी तक की बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने अपने अपने एरिया में सबसे बेस्ट काम किया है। और ये लोग तो ऐसे जो कि पीएम मोदी के जो अपोजिशन वाले जो भले ही पीएम मोदी से डिसएग्री कर जाए, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि पीएम मोदी के जो टीम के जो बंदे हैं ना वो बहुत अच्छे काम कर। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पीएम मोदी की जो टीम बिल्डिंग की जो क्राइटेरिया है वो उसी की वजह से है। टीम बिल्डिंग के साथ साथ टेक अडॉप्शन में भी पीएम मोदी ने बहुत बड़े बड़े एग्जांपल सेट किए हैं। प्रशांत किशोर की बात मैंने अभी करी। ये शायद पहली बार था कि किसी पीएम ने यहाँ पर एक इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट को एक एडवांस तरीके से यूज किया था। इसी इलेक्शन में 3D रैली से लेकर जो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा एक्सट्रीम यूज था वो भी पीएम मोदी ने ही यहाँ पर किया था। बाकी जो लीडर्स थे उनको ये टेक्नोलॉजी यूज करने में 4 से 5 साल का वक्त लग गया। पीएम बनने के बाद इनकी टेक एडॉप्शन की स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस जो आज तक है जो कि सारी के सारी आज ऑनलाइन हो गई है, जो कि 2014 से पहले सोचना भी मुश्किल था। जो टेक एडॉप्शन का जो ऑप्शन है वो पीएम मोदी ने यहाँ पर 1996 में ही शुरू कर दिया, जब वो यहाँ पर बीजेपी में एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के साथ रहते। तब वहां पर बीजेपी की ऑफिस में कंप्यूटर पहली बार भी पीएम मोदी ने ही रखा। हमारा एक ऑफिस में काम करता है लड़का दीपक, तो दीपक जाओ वो गाड़ी में पिछली डिग्गी खोल के उसमें 3 डिब्बे हैं, वो डिब्बे निकलवा के लाओ, इनको खोलो। खुलवा दिए तो मुझे पूछा कि मालूम है क्या है? तो उस समय वो टीवी का बक्सा होता था। मैंने कहा छोटा टीवी का वो लग रहा मुझे, तो कहने लगे टीवी नहीं है ये कंप्यूटर है। और ये सारी वो अच्छी बातें थी जो कि आपको पीएम मोदी का कोई भी सपोर्टर बता सकता है। लेकिन ये नमन एजुकेशन हब की वीडियो है, चलिए हम इस वीडियो की दूसरी साइड भी देख लेते हैं। जो लोग यहाँ पर पीएम मोदी को एज अ पर्सन पसंद नहीं करते वो गिने चुने 3-4 पॉइंट गिनवा। उन 3-4 पॉइंट में से सबसे बड़ा पॉपुलर यहाँ पर जो पॉइंट है वो है पीएम मोदी की डिग्री। बात है 2016 की। पीएम मोदी के यहाँ पर जो डिग्री है यानी कि जो एजुकेशन डिग्री है उस पर पहली बार यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं ये टॉपिक सोशल मीडिया में आता ही रहता। जब यहाँ पर ये कंट्रोवर्सी पड़ी तब यहाँ पर अमित शाह ने ये जो उनकी डिग्री थी वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक में दिखाई। मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया कि पीएम मोदी ने यहाँ पर 62.3% के साथ मास्टर एआर से पास किया था और इनका सब्जेक्ट था एंटायर पॉलिटिकल साइंस। उस टाइम पर भी उनके सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई कि भाई एंटायर पॉलिटिशियन साइंस नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता, इसमें किसी और ने डिग्री नहीं करी आज तक, तो पीएम मोदी ने कैसे कर दी। इनके जो क्रिटिक है वो यहाँ पर ये इंटरव्यू उठा के लेके आए जो कि कह रहे थे कि इन्होंने स्कूल के बाद कभी कॉलेज ही नहीं देखी।
इन्होंने तो कभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा है, तो इन्होंने कैसे डिग्री कर ली? पर आपको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की? नो मैंने कॉलेज देखा नहीं है। पीएम मोदी कई बार ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि इन्होंने 17 साल के बाद घर छोड़ दिया था, फिर वो सालों तक हिमालय पर तप करने चले गए थे। तो ये इन्होंने डिग्री की कब? एक जर्नलिस्ट है जिन्होंने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो 1981 में जब पीएम मोदी से मिली तब वो एमए कर रहे थे। तो मैं मोदी को 81 में मिली फर्स्ट टाइम, जब वो एमए कर रहे थे पार्ट 2, और उनके मेंटर थे, जो मेरे भी मेंटर थे, प्रोफेसर प्रवीण सिंह। और 1983 में भी जो डिग्री दिखाई जा रही थी उसमें भी बहुत सारे 3-4 क्लेम हुए थे। सबसे पहले क्लेम में कहा कि उस वक्त यहाँ पर प्रिंटेड डिग्री मिलती नहीं थी, हाथ से लिखी हुई डिग्री मिलती थी, तो आई कहां से? दूसरा क्लेम यह था कि ये जो फॉन्ट है वो 1983 के बाद लॉन्च हुआ था, तो ये फॉन्ट आया कैसे? और इस डिग्री में जिनके सिग्नेचर है वो तो 1981 में ही रिटायर हो गए थे। और ये वाला जो क्लेम है वो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, क्योंकि फैक्टली ने पूरे डिटेल में यहाँ पर इस चीज को डिबंक किया है कि ये जितने भी क्लेम है वो सारे के सारे फर्जी है। लेकिन वो पर्सनली वो एंड में लिखते हैं कि वो खुद यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पाए कि वो असली है डिग्री या फिर नकली है। और डिग्री वाले जितनी बातें थी, डिग्री वाले जितने क्लेम थे, वो सब के सब मैंने आपको बता दिए। लेकिन जो बाकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी बहुत काम के है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि यानी कि जो इनके क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि अगर पीएम मोदी इतने ही ओपन माइंडेड है तो उन्होंने यहाँ पर एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की पिछले 10 सालों में? जब भी यहाँ पर इलेक्शन आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं तब वो न्यूज चैनल्स और सेलिब्रिटीज के साथ साथ तो बहुत खूब सारे इंटरव्यूज करते, और वहां पर इनसे पूछा जाता है कि क्या आप आम कैसे खाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? पीएम मोदी वन डे कम्युनिकेशन खूब करते हैं। पीएम मोदी अपनी मन की बात चला देते हैं, स्पीचेस खूब करते हैं, लेकिन वो 2 वे कम्युनिकेशन है जहां पे बहुत टफ सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पर इनका एक वीक पॉइंट लगता है। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। हम तो डिसिप्लिन सोच रहा है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होता है। इससे पहले भी जितने भी इंटरव्यू हुए उसमें सब जगह यहाँ पर जो यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे उस सब में यहाँ पर पीएम मोदी बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हुए नजर आए हैं। 1-2 इंटरव्यू तो वो छोड़ के चले गए। Allow to rest. Horrible water. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी। मुझे लगता है कि पीएम मोदी को यहाँ पर अपने जो क्रिटिक्स है उनको खुद पर्सनली यहाँ पर उनको सवाल करने का मौका देना चाहिए। सारे जितने भी न्यूज चैनल, पोर्टल और जितने भी अपने उसके जो क्रिटिकल्स है उनके साथ एक यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में क्या प्रॉब्लम है? और रवीश कुमार और राज देसाई जैसे उनके साथ बैठकर इंटरव्यू देने में क्या ये प्रॉब्लम? अरे ये सब करने से देश की जनता को एक ट्रांसपेरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा, और जितने भी जो टफ क्वेश्चन पूछे थे उनके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे। लोग यहाँ पर पीएम मोदी पर क्लोनिक एलिगेशन का भी एलिगेशन यहाँ पर लोग बड़ी आसानी से लगा देते हैं। लोग ये कहते हैं कि देखो इन्होंने अपनी फैमिली में तो किसी को सेटल नहीं करा, लेकिन देश में ऐसे स्पेसिफिक जितने भी बिजनेसमैन है उनको फायदा जरूर पहुंचाया है। ये देखिए रिश्ता, देख लीजिए। मुकेश अंबानी के पिछले 10 सालों में उनकी इनकम 350% से ज्यादा बढ़ी है। ये दुनिया में सबसे अमीर आदमी में 41 नंबर पे थे, आज 9 नंबर पे है। सेम पोजीशन में यहाँ पर गौतम अडानी की यहाँ पर इनकम 1200% तक बढ़ी है। ये भी पहले रिचेस्ट लिस्ट में यहाँ पर 400 ज्यादा नंबर पे थे, आज तीसरे नंबर पे आ गए हैं। वो भी इंडिया की रिपोर्ट आ गई इसलिए थोड़ा नीचे खिसक गए, लेकिन आज ही वो 16वें नंबर पे है। अब वेल्थ राइज का मतलब ये नहीं कि पीएम मोदी ने अपनी जेब से निकालकर पैसा उनको दे दिया, लेकिन जो इनके क्रेडिट है उनका कहना है कि जो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उसमें से ज्यादातर जो प्रोजेक्ट होते हैं यानी कि जो ज्यादातर अलॉटमेंट है वो अदानी या फिर अंबानी को ज्यादातर मिलते हैं। इसकी वजह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है। अब सवाल पूछने पर सरकार यहाँ पर यह कहती है कि हम तो भाई टेंडर निकाल रहे, जो भी टेंडर पड़ता है, जो भी सिलेक्ट होता है उनको मिल जाता है। लेकिन इनके क्रिटिक्स कहते हैं कि यहाँ पर इनकी दोस्ती निभाई जा रही है। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई पीएम मोदी ऐसा पर्सन की। तो चलिए भाई, अब देखते हैं उनके लीडरशिप को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल आता है। क्या पीएम मोदी डिवाइसिव लीडर है? 2019 के इलेक्शन से पहले टाइम इंडिया का कवर का आपको टॉपिक याद ही होगा, जिसमें यहाँ पर पीएम मोदी को यहाँ पर
इंडिया में डिवाइडर इन चीफ कहा गया था। और चुनाव के ठीक बाद यहाँ पर उसी मैगजीन ने यहाँ पर ये क्लेम किया कि पीएम मोदी ने पूरी इंडिया को यूनाइट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दब गई, सभी ने आपको ये बात बताई नहीं। इसीलिए यहाँ पर दोनों साइड के क्लेम्स को एनालिसिस करने की एक तरीके से जरूरत है। सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो क्लेम यहाँ पर थोड़ा अननोटिस में आता है। जनरल पॉलिसीज में बात करें तो पीएम मोदी की सारी पॉलिसीज मुस्लिम के अगेंस्ट में होती है, लेकिन फिर भी मुस्लिम विमेंस में इनकी पॉपुलैरिटी देखो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 3 तलाक बोल के जो मुस्लिम जो हस्बैंड होता था वो यहाँ पर उस रिश्ते को खत्म करता था, और उसी को यहाँ पर बीजेपी सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, यानी कि एक कानूनी अपराध घोषित कर दिया। और इस बिल को पास करने के तहत मुस्लिम वुमेन्स इनको ओपनली यहाँ पर सपोर्ट करने लगी। 24 घंटे पहले ठीक इसी वक्त पर 3 तलाक बिल राज्यसभा से पास हुआ था और तब से लेकर अब तक लगातार मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी की सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें चल रही है, इससे चिढ़ के बीजेपी के कट्टर सपोर्टर्स भी ये कहने लगे थे कि पीएम मोदी मौलाना पीएम मोदी है। आपको शायद भले ही यकीन नहीं होगा, लेकिन इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल की स्टडी में पता चला कि ये जो स्कीम जो चल रही है उसमें से किसी एक कम्युनिटी को फायदा जा रहा है, वो है मुस्लिम कम्युनिटी। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, हाउसिंग प्रोवाइड सम्मान निधि, और इसके अलावा जितनी भी स्कीम है वो यहाँ पर 1/3 माइनॉरिटी से ही आती है। और ये डेटा थोड़ा और शॉकिंग हो सकता है कि यूपीए 2 के यानी कि यूपीए 2 के कंपैरिजन में मुस्लिम कम्युनिटी को ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटी मिली है। और स्पेशली जो मुस्लिम विमेन्स है वो यहाँ पर मोदी भाईजान नाम का कैंपेन चलाते हुए नजर आ रही है। भारत के अलावा बाहर भी देखो तो मुस्लिम कंट्रीज में भी पीएम मोदी की इमेज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। दुनिया भर की जितनी भी बड़ी बड़ी मुस्लिम जो कंट्रीज है, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मालदीव, अफगानिस्तान, हर एक कंट्री ने अपने सिटीजन अवार्ड हर एक कंट्री ने पीएम मोदी को ही दिए हैं। तो दुनिया भर के मुस्लिम नेशन किसी एंटी नेशन मुस्लिम ये नेता को क्यों देंगे? दुनिया भर के मुस्लिम नेशन एक एंटी नॉन मुस्लिम लीडर को क्यों देंगे भाई? वो पागल थोड़ी हो गए हैं सारे के सारे। लेकिन ऐसा एक स्ट्रांगली मानते हैं कि पीएम मोदी, ये मानते हैं कि पीएम मोदी, लोग ऐसा मानते हैं कि पीएम मोदी एक डिसाइसिव एंड एंटी माइनॉरिटी लीडर है। तो इनके भी सारे जो भी आर्गुमेंट है वो एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट है वहां से शुरू करते हैं। क्या जो गोधरा का जो 2002 में रियट्स हुआ था, जिस राइड में 1000 से ज्यादा मुस्लिम की जान गई थी, इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर गुजरात के तब की सीएम थे। और उस वक्त डिमांड भी हुई थी कि उनको इस सीएम पोस्ट छोड़ देनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में इस सब के मामले में पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी। और इस सब के बावजूद भी पब्लिक में जो पेपर सेटमेंट है उसमें एक माइंडसेट सेट हो गया है कि क्योंकि 22 साल बाद भी लगातार चल रहा है। पर इस इंसिडेंट की वजह से अमेरिका ने इनको वीजा देने से भी मना कर दिया था। और जब ये पीएम बनने वाले थे उससे थोड़े टाइम पहले, जब ये 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और जो सिटिंग एमपीज थे उसमें से बहुत सारे लोगों ने ये लेटर लिखा था और ये रिक्वेस्ट करी थी कि इनको वीजा मत देना। और ये बात थोड़ी अजीब थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो पहले से ही क्लीन चिट दे चुका था, लेकिन हमारे सिटी एमपीज अमेरिका में जाके ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा देश में सीएए कानून आया और जो यहाँ पर और जो असम में एनआरसी हुई, इसको लेकर भी लोग यहाँ पर पीएम मोदी को एंटी माइनॉरिटी बोल देते हैं। लेकिन सीएए का तो कोई भी मतलब भारत की मेजोरिटी था ही नहीं। वो तो नेबरस कंट्रीज के रिलीजियस के पर्टिकुलरली के लिए मेजोरिटीज बनाया गया था। और रही बात एनआरसी की, तो वो तो अभी तक यहाँ पर सिर्फ असम में ही हुई है, और वो भी तब हुई जब यहाँ पर वहां पर लंबे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट का केस चला और वो भी ऑर्डर के तहत वहां पर एनआरसी हुई गई। और पीएम मोदी की एंटी माइनॉरिटी की इमेज के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर्स और हिंदुत्व के बहुत बड़े बड़े के जो ग्रुप्स है उनके कुछ मेंबर्स। और ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स है जो कि हर दिन आए दिन यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे एंटी माइनॉरिटी स्पीचेस देते हैं और रैलीज निकालते हैं। और जनरली आप ऐसे रैलीज को नोटिस करो और हर रिलीजन ग्रुप वाले निकालते हैं। किसी में भी कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, इन पर भी नहीं होता, क्योंकि ये लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से
यहाँ पर खुद को अलग करके जो स्टेटमेंट देते हैं, डायरेक्टली रैलियां निकालते हैं, इसलिए पीएम मोदी और बीजेपी के साथ इनका एसोसिएशन देखा जाता है, क्योंकि ये एंटी मेजोरिटी बातें बोलते हैं। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि पीएम मोदी भी एंटी माइनॉरिटी है। एंटी माइनॉरिटी का एक ये भी रीजन है कि बीजेपी के जो इलेक्टेड एमपीस है, जो मुस्लिम का जो एमपी रिप्रेजेंटेशन है वो 0 यानी कि महत्व है वो 0 है, और लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी का एक भी एमपीस नहीं है यानी कि जो मुस्लिम हो। इसके अलावा बीजेपी के साथ एक पर्सनल पिसिक है, वो बड़े ध्यान से सुनना। बीजेपी का जो करंट लीडर है, यानी कि चाहे कोई भी लीडर हो, उनको लोग यहाँ पर एंटी माइनॉरिटी बोलना शुरू कर देते हैं, हार्ट माइनर बोलना शुरू कर देते हैं। जब तक अटल जी पावर में थे, जब तक यहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ से लेकर सब कुछ यहाँ पर रेडिकल बताया जाता था। जैसे वो यहाँ पर कहे, यहाँ पर सबने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये तो बहुत अच्छे आदमी थे, संत आदमी थे, और भाई ये जो एड अडवाणी है वो बहुत रेडिकल आदमी। जैसे अडवाणी जो थोड़ा शांत हुए, वो यहाँ पर बड़े शांत स्वभाव के है, ऐसा यहाँ पर लोग दिखाने लगे और कहते हैं पीएम मोदी ये बहुत ज्यादा रेडिकल है। मान लीजिए अगर पीएम मोदी यहाँ पर पावर से जाते हैं और अगर योगी आदित्यनाथ आ गए, तब यहाँ पर लोग बोलना शुरू कर देंगे कि भाई पीएम मोदी तो बहुत बड़े यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर थे, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ है वो बड़े रेडिकल लीडर है। ये बीजेपी के हर नेता के साथ प्रशिक्षण साइकिल चलती रहती है। ये बीजेपी के हर नेता के साथ प्रशिक्षण साइकिल चलती रहती है। ये बीजेपी के हर नेता के साथ प्रशिक्षण साइकिल चलती रहती है। अब मुझे आप बताना, क्या आपने ये सब चीजें नोटिस किया? अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि पीएम मोदी यहाँ पर एक एडमिनिस्टर की तरह कैसे है। आप एक सेकंड के लिए भूल जाओ कि ये वीडियो पीएम मोदी के ऊपर, और आप मुझे साफ साफ बताइए कि आज से 20 साल पहले आपका भारत के प्रति क्या ओपिनियन था? क्या आपका ये क्रॉसचेक नहीं था कि भाई भारत का तो भाई कुछ नहीं हो सकता है? अरे भाई देश के खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर पार्लियामेंट में कह दिया था कि ऑनलाइन पेमेंट, वो भी भारत में, और सब्जी वाले व्यक्ति बेचने वाले लोग काम करेंगे क्या? हम तो बस सिर्फ बैठ के इमेजिन नहीं करते थे भाई यूएस और बाकी सारी कंट्रीज में कैसा तेज नेट चलता होगा यार, हमारे यहाँ सब कब होगा यार। और भाई आज ये चीजें लिटरली यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और पीएम मोदी के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आपको मेजर 4 चीजें यहाँ पर दिखेगी: नेशनलिज्म, बोल्ड मूव, वेलफेयर और नेशनल सिक्योरिटी। इसमें भी नेगेटिव बातें वो भी मैं यहाँ पर कवर करूंगा, लेकिन इसमें पहले ये चीजें देख लेते हैं। नेशनलिज्म के चलते जितने भी सारे प्लान है वो बिग विलन स्टेप की तरह आपको दिखेंगे। यहाँ पर 5, 10, 15 सालों का प्लान नहीं है, ये जो प्लान है वो 50 से 100 साल के प्लान है, जो कि उस वक्त भी भारत पर इंपैक्ट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लान, यानी कि जो कि एप्पल और सैमसंग जैसे जो बड़े बड़े प्लांट है वो भी आज भारत में शुरू हो चुके हैं उनके प्लांट, और मेड इन इंडिया जैसी चीजें भारत में पड़ चुके हैं। और पिछले साल यहाँ पर भारत में 1700% तक यहाँ पर मोबाइल बनने वाले में बढ़ चुके हैं। कोई मजाक की बात नहीं है। प्लान साल 2070 तक नेट जीरो बाय कॉर्पोरेशन तक के यहाँ पर टारगेट दिया है, और ऑलरेडी साल 2023 में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी भारत की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले साल 2025 में और ज्यादा बढ़ेगी। और भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क और सबसे बड़ा सोलर पार्क एयरपोर्ट आज भारत में ही बना है। बिग विजन के चलते आप यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप यहाँ पर चेंजेस देख रहे होंगे, खासकर यहाँ पर रोड यानी कि नेशनल हाईवे, और आजादी के बाद जितने भी हाईवे यहाँ पर बने यानी कि नेशनल रोड्स बने, उससे यहाँ पर पिछले 1.5 साल में यहाँ पर 1.5 गुने बढ़ चुके हैं। ये बात अपने आप में एक मैजिकल है, जरा धीरे से सोच कर देखना। जितने एयरपोर्ट आजादी से अब तक बने उतने ही एयरपोर्ट पिछले 10 साल में बन चुके हैं। 10 साल पहले सिर्फ 20,000 किलोमीटर की ही रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड थी, लेकिन आज और पिछले और 10 साल में यानी कि पिछले 10 साल में और 20,000 किलोमीटर यानी कि कुल 40,000 किलोमीटर की रेल लाइन को इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है। और 2030 तक और ज्यादा यहाँ पर रेलवे लाइंस को यहाँ पर इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी रेलवे लाइंस को यहाँ पर जितनी भी रेलवे लाइंस है उनको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा। बाकी 2030 तक 800 वंदे भारत शुरू हो चुकी होगी, और RRTS प्रोजेक्ट को यहाँ पर यूपी, राजस्थान और हरियाणा तक भी यहाँ पर फैला दिया जाएगा, जो कि अभी फिलहाल दिल्ली और मेरठ के बीच में ही शुरू हुई है। और पीएम मोदी के चलते, लीडरशिप के चलते यूपीआई से अपना भारत में सक्सेस हुआ है, बल्कि हम ये
ग्लोबल टेक्नोलॉजी हम ग्लोबली यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन कोरोना के चलते यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन भारत में ही शुरू किया गया था। स्पेस फील्ड में भी चंद्रयान 3, आदित्य L1 जैसे यहाँ पर रॉकेट लॉन्च हुए और अब तो यहाँ पर गगनयान तक की भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और ये सब प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पॉलिटिक्स को साइड में करके यहाँ पर पूरे देश को एक साथ यहाँ पर प्राउड होता है, जो कि भारत को एक ग्लोबल लेवल पर स्टेब्लिश करती है। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें सिर्फ इन्हीं 10 सालों में हुई है, कुछ सारी चीजें ऐसी भी है जो कि UPA 1 और UPA 2 में भी शुरू हुई है। हमें आज उनको भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन UPA 1, UPA 2 और मोदी सरकार में बहुत बड़ा डिफरेंट है। PM मोदी फुल मेजोरिटी से जीते थे और इनमें कोई कोalition का प्रेशर नहीं था, इसलिए वो अच्छे, बड़े और बोल्ड डिसीजन ले पाए, जैसे कि कश्मीर से 370 को हटा, CAA को इम्प्लीमेंट में लिमिट करना और कुछ स्टेट में यहाँ पर सिविल कोड इंजीनियरिंग अभी से ही बातें शुरू कर देना, जो कि उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। एजुकेशन में न्यूलिटी लाना और एयर इंडिया में प्राइवेलिटी लाना, जो ऐसे बहुत सारे पेंडिंग अकाउंट्स हैं जो अभी के टाइम में कंप्लीट हो चुके हैं। आर्टिकल 370 को रद्द करना वो इतना ज्यादा सेंसिटिव था, जो कि इसका क्या अंजाम होगा वो कोई यहाँ पर सोच नहीं सकता था। और यहाँ पर यह कोई नहीं सोच सकता था कि आज कश्मीर में 370 हटने के बाद आधा से अब तक यहाँ पर कश्मीर में सबसे ज्यादा फीस है और इतनी ज्यादा शांति है कि हमने G20 तक की मीटिंग हमने यहाँ पर करवा डाली और पूरी दुनिया को हमने संदेश दे दिया। और PM मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे साइलेंट और सबसे बड़ी अचीवमेंट है इनकी वेलफेयर स्कीम, जिसकी वजह से हर गांव में इनका वोटिंग शेयर बढ़ता जा रहा है। PM आवास, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, नल से जल, डायरेक्ट बेनिफिट और आयुष्मान भारत, ये कुछ स्कीमें ऐसी है जो कि आपको सिटी में बैठ के ना दिखता हो, लेकिन आप गांव में जाके देखिए, जिसको फायदा हुआ है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है। स्वच्छ भारत के चलते यहाँ पर भारत में 11 करोड़ टॉयलेट बने हैं। जल जीवन मिशन के चलते 71% गांव में, यानी कि भारत के 71% गांव में आज टैप वाटर पहुंच रहा है। सिर्फ 2023 में यहाँ पर 24 करोड़ लोगों को यहाँ पर आयुष्मान के यहाँ पर कार्ड मिले हुए हैं, और जिसमें से इन लोगों ने 60,000 से ज्यादा करोड़ का ट्रीटमेंट यहाँ पर इन लोगों ने फ्री में करवाया। MG नरेगा, PM किसान सम्मान निधि, सिलेंडर सब्सिडी, और इन सब के चलते अब पैसे अकाउंट में आते थे। लेकिन पहले क्या होता था कि बीच में जो लोग होते थे वो पैसे खा जाते थे इनके। लिटरली राजीव गांधी ये तक कहते थे कि 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन 75 पैसे बीच में ही गायब हो जाते हैं और आपको सिर्फ 25 पैसा मिलता है। और 50 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर जनधन अकाउंट खुल चुके हैं और सारी की सारी सब्सिडी अब सीधा बैंक में पहुंचती है। PM मोदी के एडमिनिस्ट्रेशन में भी नेशनल सिक्योरिटी में काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मेजर यहाँ पर जो डिसीजन दिया है, इसके चलते यहाँ पर भारत में कोई मेजर अटैक अभी तक देखने को नहीं मिला है। नेशनल सिक्योरिटी की टेंशनिंग हम बॉर्डर एरियाज में भी देख सकते हैं, जहां पहले हम डिफेंसिव खेलते हैं, अब हम यहाँ पर अग्रेसिव जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हम 1500 किलोमीटर का फ्रंटियर हाईवे बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क को भी बढ़ाया जा रहा है। लद्दाख और कश्मीर को जोड़ने के लिए जोरजिला टनल भी बनाया गया है, जो कि स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन के तौर पे सामने आया है। जम्मू कश्मीर में जिनाव रिवर के ऊपर जो रेलवे ब्रिज बन रहा है, उससे ऑपरेशन करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा इस वर्ल्ड बिगेस्ट रेलवे ब्रिज से। PM मोदी सोशल मीडिया के भी बड़े अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। PUBG वाला है क्या? आपको इंस्टाग्राम में हर दूसरा तीसरा मीम आपको PM मोदी का मिल जाएगा, चाहे वो AI डबिंग वाला हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वो #मेजोरिटी वाला। जैसा मैंने चाहा मुझे वैसा कोई देखा न जो, पर जब से देखा तुझे जो हुआ नहीं वो होने लगा, दिल मेरा मुझे जगा के खुद सीने में। PM मोदी खुद 70-80 साल के हो रखे और आपको अपने कोई ऐसा इंसान देखा है वो इतने साल का हो और वो यूथ के अंदर हो। PM मोदी वही मीम के स्ट्रेटेजी के चलते वही यूथ के बीच में रहते हैं। PM मोदी एज एडमिनिस्ट्रेटर सारी कुछ चीजें पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी बड़े काफी सारे नेगेटिव पॉइंट है, वो भी मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। साल 2019 के बाद ये चीजें देखी गई है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व, रिलीजन बेस, अबिसमेंट डेट पे डिपेंड हो चुकी है, क्योंकि मीडिया से लेकर रोड पर तक आपको सभी जगह यहाँ पर
या फिर हिंदू बेस या फिर हिंदू मुस्लिम पर ही आपको चीजें दिखाई दे रही होगी। चलो मीडिया को तो मान लेते हैं कि सरकार उनको कंट्रोल करती होगी, लेकिन यूथ भी इम्प्लायर्स और इंप्रेस्ड ना होके या फिर बातों पे जॉब वगैरह को छोड़ के वो हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुत्व या फिर हिंदू राष्ट्र को लेके इन्हीं सारी चीजों में डिबेट करते हुए नजर आती है। और यही बीजेपी की स्ट्रेटेजी है जो कि लोगों का ध्यान जो पहले था वहां से हटाकर अपनी मेन स्ट्रेटेजी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। अब लोग वो पुराने वादे भूल चुके हैं जिन्होंने जो वादे यहाँ पर बीजेपी ने 2014 से 2019 तक किए हैं, और उन सारे प्रोजेक्ट को भी भूल गए जो कि 2022 में उनको पूरा हो जाना था, जिनका अभी तक कुछ अता पता भी नहीं है, ना हुई उनकी शुरुआत हुई है। जैसे कि मेक इन इंडिया, क्लीन गंगा, स्मार्ट सिटी, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इन लिस्ट में आते हैं जो कि सारे प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट लोगों ने डिस्कस करना बंद कर दिया है। एक चीज नोटिस करना, जब बीजेपी यहाँ पर 2014 में पावर में आई थी तब उन्होंने यहाँ पर खुद डेवलपमेंट पर बात करी थी, अच्छे दिन पर बात कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट की बातें कम और रिलीजन की बातें ज्यादा सुनने को मिल रही है। ये बीजेपी के हर नेता के साथ प्रशिक्षण साइकिल चलती रहती है। काम हो रहे, मैंने अभी आपको क्या बताया, काम हो रहे, धीरे धीरे हो रहे, लेकिन काफी सारे काम ऐसे जिनको जानबूझकर धीरे धीरे किया जा रहा है, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल 2014 में शुरू हुआ लांगचुंग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जिस वादे के मुताबिक 2022 तक 100 स्मार्ट सिटी बन जाने चाहिए थे, और अब एक रिपोर्ट की माने तो 74% ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। और ग्राउंड लेवल पर देखे तो कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जो कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर जैसा स्मार्ट सिटी बना, या फिर ग्राउंड में आकर इतना काम हुआ हो जिसको उसे ढंग से स्मार्ट सिटी बोला जा सके। 2015 के बाद से मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होते गए, लेकिन इन सब का कोई भी बेनिफिट हमें ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिलता। देश में 50% से ज्यादा यहाँ पर स्किल ना होने के कारण ग्रेजुएट एम्प्लॉयड यहाँ पर बिन नौकरियों की घूम रहे हैं, और यहाँ पर टैलेंट की इतनी ज्यादा कमी है कि 90% जो स्टार्टअप है वो चलने से पहले ही बंद हो जा रहे हैं। यही सब चीजें जो कि इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन वो तो हो ही नहीं रही। 2014 में सबसे ज्यादा उसके चर्चे थे जिसका नाम था ब्लैक मनी। पीएम मोदी खुद कह रहे थे कि इतना सारा ब्लैक पैसा यानी कि ब्लैक मनी बाहर है, जो कि वापस आ जाए तो सबको यूं ही 15-15 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। पीएम मोदी के पावर में आने के बाद स्विस बैंक में जो इंडियंस का पैसा जमा है वो आया नहीं है, बल्कि वो वहां और भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मेहुल चौक से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे बहुत सारे जो देशद्रोही है जो कि देश का पैसा लेके बाहर चले गए, अब आराम की ऐश की जिंदगी काट रहे हैं। 2022 में गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट देते हुए बोला था कि इन सबसे हमने 18,000 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए हैं। ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, जितना उन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया हमारे देश को उसका तो सिर्फ थोड़ा सा % ही है। ब्लैक मनी को लेकर देश में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया था जो कि था डिमोनेटाइजेशन। इस फैसले से भी ब्लैक मनी देश में वापस नहीं आया, इससे तो सिर्फ 99.30% यहाँ पर बैंक में पैसा वापस आ गया। इसके अलावा पीएम मोदी का जो GST वाला जो रूल है वो भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। किसी भी आप छोटे बड़े बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, जो भी बिजनेस करता है उससे पूछ लीजिए कि वो इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, वो खुद ही तय नहीं कर पाते, यहाँ तक सीए भी तय नहीं कर पाता कि उनको कितना टैक्स लगाना है। फार्म लॉ भी पीएम मोदी के फेल एजुकेशन के रूल ने ही कर पाया है। ये रूल पीएम मोदी लेकर तो आए थे, लेकिन फार्मर के प्रोटेस्ट के चलते वो उनको वापस लेना पड़ गया। अब सिविल कोड की बात करें तो यहाँ पर हम नेशनल लेवल पे बात तो छोड़ो, एक दूसरी बात नहीं हो रही है। सीएए को भी इंप्लीमेंट करने में 5 साल। अरे भाई फुल मेजोरिटी सरकार है, अगर सीए से लेके लोगों के बीच में कंफ्यूजन है तो ये तो आप लोगों की गलती है। वेस्टलैंड जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें ज्यादा ना ध्यान दिया गया, राजगुदा सिंह पर जो कार्यवाही हुई उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया गया। आसाम के मिनिस्टर जब कांग्रेस में थे तो बीजेपी इनको करप्ट कहती थी, पर जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया तो ये करप्शन फ्री हो गए। प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र में पहले कांग्रेस में थे तो करप्ट थे, लेकिन अब बीजेपी में आ गए तो करप्ट फ्री हो गए। काफी सारे स्टेट में जाकर मोड़ तोड़ कर यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। हो सकता है आप यहाँ तक कहे कि पीएम मोदी इसके लिए पर्सनली जिम्मेदार नहीं है, तो भाई ऐसा तो नहीं है ना उनकी उनको पता नहीं है, ये सब का उनको पता ही नहीं है। ये सब चीजें तो उनके सामने ही हो रही है, ये सब चीजों के लिए उनको क्रिटिसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा पीएम मोदी पर पब्लिक इमेज, एडमिनिस्टर, लीडरशिप पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो। हमने यहाँ पर सब कुछ कवर करके आपको बताया पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। अगर कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और आप ये बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।